नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के साथ मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। बड़े गांव में शहरों की तर्ज पर कॉलोनी काटकर दी जाएंगी सभी सुविधाएं, कहा पंचायत मंत्री ने। स्वदेशी मेले के आयोजन से स्वदेशी को मिलेगा बढ़ावा, कहा धीरज सोनी ने। ई रिक्शा चालकों ने विधायक के आवास पर किया धरना प्रदर्शन। मसीही समाज ने श्रद्धा और खुशी के साथ मनाया क्रिसमस का त्योहार। पुराने चौक चौराहों का नगर परिषद करेगी सौंदर्यीकरण। प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा दीक्षा पर्यवेक्षण की हुई शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि प्रदेश के बड़े बड़े गांवों में शहरों की तर्ज पर कॉलोनी काटी जाएंगी और गांव में शहरों की तर्ज पर ही सभी सुविधाएं देकर ग्रामीण विकास करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रथम चरण में हरियाणा के 1000 गांव में लाइब्रेरी स्थापित करके महिलाओं के मनोरंजन के लिए महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने तथा गांव की फिरनियों को पक्का करके लाइट लगवाई जाएगी। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि आज लाभ पात्रों के खाते में सीधे रूप से पैसे भेजे जा रहे हैं और कोई बिचौलिया नहीं है, जबकि पहले लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। वास्तव में लोकतंत्र यही है जब पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत करके लगातार 10 वर्षों से इसे मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत को विश्व में मजबूत किया। उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीदों को अनुग्रह राशि प्रदान करने के साथ साथ उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाकर शहीदों का सम्मान देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पंडित मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को सुशासन दिवस के रूप में साकार कर रही है। आज पूरे देश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर, मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस पर आज सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम मना रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में 22 के 22 जिला में, हर जिला में हमारे कोई मंत्री या विधायक 22 के 22 जिला में आज हमारे कार्यक्रम चले हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में आज बूथ स्तर पर भी हमारे कार्यक्रम सुशासन दिवस के रूप में मनाए जा रहे हैं। और हमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से हमने प्रेरणा भी लेनी चाहिए। उस कार्यकाल में जो युवावस्था में जो देश जकड़ा हुआ था, उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया और ईमानदारी की देश में एक ये भी परिचय दिया कि ईमानदार व्यक्ति थे। जिस प्रकार से 1977 में वो प्रधानमंत्री बने और एक समय वो भी आया जब एक वोट से उनकी सरकार गिर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अच्छी राजनीति नहीं करूंगा, सरकार चलेगी और जनता के बीच में जाकर के फिर संघर्ष किया। और उनके प्रयासों से आज देश में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और हरियाणा प्रदेश में 2 बार माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री, आज नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं। केंद्र की तरफ से और प्रदेश की तरफ से जो योजनाएं हैं आज जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं। उनकी बात की माननीय मनोहर लाल जी ने कितने कैसे कार्य थे जो ऑनलाइन शुरुआत की थी। जैसे मुख्यमंत्री जी ने पेंशन की बात की, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजने की बात कही, घर बैठे ऑनलाइन आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, ऑनलाइन आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। कितने कैसे काम है व्यापारियों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन करके हरियाणा सरकार ने किए। तो माननीय नायब सैनी की सरकार ने अपना 100 दिन का एजेंडा मुख्यमंत्री ने हम सब ने अपना रखा है
कि 100 दिन में सभी मंत्री अपना एजेंडा बताएं। जिस प्रकार से मैंने अपने विभाग की 6-7 चीजें हमने बताई हैं, मेरे विभाग ने हमने फैसला किया है कि हम फर्स्ट फेज में 1000 गाँव में ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। 1000 गाँव में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं। 1000 गाँव में हम फिरनी पक्का करेंगे, उन पर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे और पूरे प्रदेश में हम 6000 तालाबों का सुधारीकरण करेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश के अंदर जो शमशान घाट है, चाहे कब्रिस्तान है, हम उनकी 4 दीवारी कराएंगे, उनका रास्ता पक्का करेंगे और उसके अंदर पीने की पानी की व्यवस्था करेंगे और हमारे समाज के जो लोग जाएंगे उनको बैठने की व्यवस्था का हम प्रबंध करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग मंत्रियों ने अपने अपने विभाग के 100 दिन के एजेंडे में हमने लिया है। 1952 और 1954 जब लोकसभा का चुनाव लड़ा, भंडारा संसदीय क्षेत्र से खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनका विरोध करने आए थे। इसके बाद साथियों, माफ के माध्यम से पूरे देशवासियों को और कांग्रेस पार्टी के लोगों को पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि 1947 में देश आजाद हुआ, क्या बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का। जब 1990 में गैर कांग्रेस सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, तब बाबा साहब को भारत रत्न दिया था। स्वदेशी उद्योग, व्यापार एवं वस्तुओं को बढ़ावा देने तथा स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से स्वदेशी जागरण मंच भिवानी द्वारा 26 से 29 दिसंबर तक सेठ किरोड़ीमल पार्क में 4 दिवसीय स्वदेशी मेले 2024 का आयोजन किया जा रहा है। स्वदेशी मेले के तहत लगने वाले विभिन्न स्टॉल्स एवं इसके तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए धीरज सोनी व अमित बंसल ने बताया कि 4 दिवसीय स्वदेशी मेले के तहत राष्ट्रीय प्रदर्शनी, स्वदेशी वस्तुओं की स्टॉल्स, स्वादिष्ट व्यंजनों की स्टॉल, भारतीय संस्कृति की झलक, महिलाओं एवं बच्चों के खेल सहित अन्य स्टॉल्स भी लगाई जाएंगी। स्वदेशी मेले के आयोजक धीरज सोनी ने बताया कि 4 दिवसीय स्वदेशी मेले में राष्ट्रीय प्रदर्शनी, स्वदेशी वस्तुओं, स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल्स और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देगी। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं द्वारा भी स्टॉल्स लगाई जाएंगी, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। 4 दिवसीय मेले के दौरान मेहंदी, दीप जलाओ, रंग भरो और इसी प्रकार से अन्य 10 विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएंगी। वहीं अमित बंसल ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन भारतीय समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। स्वदेशी मेला कल से शुरू होने वाला है। 26 तारीख से 29 तारीख तक स्वदेशी मेला 4 दिवसीय भिवानी शहर में रहेगा, सेठ किरोड़ीमल पार्क के अंदर। और इसके अंदर 80 स्टॉल लगाई गई हैं जो केवल स्वदेशी वस्तुओं की हैं और इसके माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करने का हमारा एक उद्देश्य है। यहाँ पे बच्चों की प्रतियोगिताएं भी हैं, जिसके अंदर लगभग 1500 से 2000 बच्चे प्रतिभागी बन करके आएंगे। उनको स्वदेशी जीवन शैली के बारे में और स्वदेशी वस्तुओं के बारे में उनको ज्ञान कराया जाएगा। उनके विषय में ही सारी प्रतियोगिता हमने रखी है। देखिए, स्वदेशी जागरण मंच 1993 से एक्टिव है और जब ये एस्टेब्लिश हुआ तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि लोगों को स्वदेशी के प्रति अवेयर करवाया जाए, स्वदेशी के प्रति उनके भाव जागृत हों कि हमारे देश में भी ऐसे समान उत्पाद बनते हैं जो बाहर, जिसको हम बोलते हैं कि जो बाहर के प्रोडक्ट हैं, बाहर दूसरी जो कंपनी हैं जो बाहर से आती हैं उनसे बेटर है हमारे उत्पाद। तो ये भाव हम जगाने का कोशिश करते हैं। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि बहुत सारी यूनिकॉर्न अब देश में आ चुके हैं, एक्सपोर्ट हमारे अगर अब देखा जाए एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री हम बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। तो अभी हमारा उद्देश्य थोड़ा सा परिवर्तित हो चुका है। उद्देश्य क्या है कि अगर हमें 3rd लार्जेस्ट बड़ी इकोनॉमी बनना है तो हमको 2 सेक्टर पे काम करना पड़ेगा। पहला कि स्किल्ड लेबर को जॉब मिले और दूसरा आपकी जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बढ़ावा मिले। तो स्वदेशी जागरण मंच एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। आप देखेंगे ये जो एग्जीबिशन है, ये जो ट्रेड फेयर लग रहा है, वो स्वदेशी उत्पाद को बनाने वाली जो कंपनी है उनको बढ़ावा देने के लिए लग रहा है। इसमें खर्चा तो आप देखेंगे काफ़ी है, लेकिन मात्र 10,000 में 4 दिन की स्टॉल लेके हम इसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी सहयोग है। नगर पालिका ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका पूरा ग्राउंड दिया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमको मालूम है बिना प्रमोशन के हम अपने उत्पाद को बेच नहीं सकते। तो कैसे हम कम से कम खर्चे पे अधिक से अधिक लोगों तक
ऐसे उत्पादों को पहुंचा सकें जो वाकई में क्वालिटी के आधार पर बहुत अच्छा है और हमारे ही देश में निर्मित है। तो ये भाव और ये काम हम कर सके, अपना छोटा सा योगदान दे सके, इसके लिए प्रयासरत है पूरी स्वदेशी जागरण मंच की टीम। मंच भिवानी द्वारा ये 2024 में 14वां स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के मुख्य जो उद्देश्य रहते हैं, एक तो जैसे पहले धीरेन्द्र ने बताया है कि भाई उद्यमियों को प्रमोट करना है। उसके अलावा हमारा मुख्य रहता है, हम हर बार मेले में एक थीम देते हैं। अब की बार हमने थीम जो रखी है पर्यावरण के ऊपर रखी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण के प्रति हम प्रेरित करें। स्वदेशी जागरण मंच है जो पिछले कई सालों से 3 चीज़ों पे काम करता रहा, पर्यावरण पे, परिवार पे और स्वदेशी के ऊपर। और इसी के तहत हमने यहाँ जो थीम लिए पर्यावरण ली है, और यहाँ का जगह भी हमने इसलिए चुनी है क्योंकि ये जो एरिया जिसमें हम बैठे हैं, जिस ग्राउंड के अंदर बैठे हैं, आज से कुछ साल पहले यहाँ पर मरे हुए जानवरों को, पशुओं को दाबा जाता था या फिर रैलियाँ होती थी। यहाँ पे आम आदमी आने से डरता था रात के टाइम, तो ऐसा माहौल था। लेकिन नगर परिषद की मुहिम से और हमारे माननीय विधायक जी की मुहिम से इस पर्यावरण के साथ मिलकर इस एरिया को इतना सुंदर और भव्य बनाया कि आज दिन में भी यहाँ रौनक रहती है और रात को भी लोग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए लोग आते हैं। और इस मेले के अंदर लगभग 2500 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। 10 प्रतियोगिताएं हम इस मेले में करवा रहे हैं, जिसमें रंग भरो प्रतियोगिता है, कंकड़ सजाओ प्रतियोगिता है, लोक नृत्य प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है। इस तरह की 10 तरह की प्रतियोगिताएं हैं। निबंध प्रतियोगिता है जिसमें हम स्वदेशी और पर्यावरण से और उद्यमिता से मिली जुली प्रतियोगिता हैं, जिसमें हम बच्चों में स्वदेशी का भाव तो डालेंगे साथ में पर्यावरण का भाव भी हम बच्चों के अंदर देना चाहेंगे इसके अंदर। और इन प्रतियोगिताओं में लगभग 35 से 40 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारी 80 स्टॉल जो है, जो बड़े और छोटे उद्यमी 80 स्टॉल्स के अंदर आए हैं। उसके अलावा हमने एक कोना एक स्टार्टअप के लिए, लघु उद्योग के लिए भी रखा है, जिसमें क्या है कि बड़ी कंपनी और बड़ा व्यापारी तो आज पैसा खर्च करके कहीं भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर लेता है, या फिर कोई एक ऐसा शख्स उद्यमी भी एक स्टॉल अपनी लगाकर अपना जीवन यापन कर लेता है। लेकिन जो छोटा लघु उद्योग है, या महिलाएं कुछ ऐसी हैं जो घरों में काम करती हैं, जैसे हमारे पास कुछ महिलाओं का आवेदन थे कि भी हमें भी मेले में कोई जगह दी जाए, लेकिन वो पे नहीं कर सकती। तो इसलिए हमने 25 से 30 महिलाएं ऐसी हैं जो घरों में छोटा छोटा काम करती हैं, उनके लिए हमने 2 टेबल्स की व्यवस्था यहाँ पे की है। शहर के ई रिक्शा चालकों ने रोष प्रदर्शन करते हुए विधायक घनश्याम सराफ के आवास पर पहुंचकर आरटीओ द्वारा किए गए चालानों को रोकने और टैक्स माफी के लिए धरना प्रदर्शन किया। ई रिक्शा 3 व्हीलर के वरिष्ठ प्रधान रामनिवास शर्मा ने बताया कि आरटीओ और डीएसपी द्वारा कुछ दिनों से ई रिक्शा चालकों के लगातार चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा ई रिक्शा चालकों के 15,000 रुपए तक के चालान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक शहर में करीबन 200 ई रिक्शा चालकों के चालान किए जा चुके हैं। इस विषय पर भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ के आवास पर धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन से वो यही मांग करते हैं कि इंपाउंड किए गए ई रिक्शा को बिना किसी शुल्क के छोड़ा जाए। रिक्शा चालक इतने बड़े चालान भरने में सक्षम नहीं है। ई रिक्शा 3 व्हीलर के वरिष्ठ प्रधान रामनिवास शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है कि ई रिक्शा चालकों से अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। वहीं रिक्शा चालक प्रदीप कुमार ने बताया कि आरटीओ विभाग द्वारा बेवजह भारी भरकम राशि के चालान काटे जा रहे हैं, जो नाजायज है, और सभी कागजात पूरे होने के बावजूद भी उनकी रिक्शा को जब्त किया जा रहा है, जो कि गरीब के पेट पर लात मारने जैसा है। वहीं ई रिक्शा चालकों ने विधायक घनश्याम सराफ के निवास पर प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी। प्रधान रामनिवास शर्मा भिवानी ने ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर आरटीए साहब मनोज कुमार जी हैं, उन्होंने 18 तारीख से जो गरीब ई रिक्शा वाले हैं उनके 18,000, 21,000, 16,000, 11,000, कम से कम 6,500 रुपये का चालान है। उसके बावजूद जहाँ पर गाड़ियां बंद की जाती हैं वो 250 रुपये पर डे के वो वसूल करते हैं। आज हम जो माननीय विधायक मोदी जी के पास में आए हैं, सिर्फ इन्हीं मांगों को लेके आए हैं कि हमारी जो जितनी भी रिक्शा इंपाउंड हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से छुड़वाया जाए। हम एक भी पैसा हरियाणा गवर्नमेंट को अदा नहीं करेंगे, चाहे ऑनलाइन चालान हमारे कर दिए हों। उसके अलावा हम माननीय विधायक मोदी जी के निवास पर तब तक रहेंगे जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये बात नहीं हो जाती कि भी इनका टैक्स माफ हो गया। हम उसके बाद हम माननीय विधायक मोदी जी से ये भी कहना चाहते हैं कि माननीय परिवहन मंत्री महोदय से ये कहे कि इनका टैक्स माफ किया जाए। हमारे को आरटीओ ऑफिस द्वारा कार्ड दिया जाता है जिसको आरसी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हम उसके अलावा कोई भी टैक्स अदा नहीं करेंगे।
हम अपनी बात को पहले भी यही कह चुके हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी को भी हमने ये खाट पंचायत में कहा था, उन्होंने ये कहा था तुम्हारे से टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब हमारे साथ में ये गुंडागर्दी क्यों? अब ऐसी बात सुनने में आई है कि माननीय आरटीए महोदय जी क्या कहते हैं कि भाई ऊपर से परिवहन मंत्री के आदेश है कि भिवानी में जितने भी रोहिंगा ये जो ई रिक्शा चलाते हैं इनको इम्पाउंड कर दो और 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएंगे। आज हम हिंदुस्तानी नागरिक होते हुए हमारे आधार कार्ड चेक किए जाए, हमारे एमसी से पता किया जाए, हमारे एमएलए साहब से पता किया जाए, आज हम रोहिंगा मुसलमान हो गए, आज हम बांग्लादेशी हो गए, हम एक भी पैसा नहीं देंगे। और हमने ये आवाज उठा दी है पूरे हरियाणा प्रदेश का। माननीय विधायक महोदय घनश्याम जी से ये मांग करते हैं कि जब तक हमारा टैक्स माफ नहीं होगा, ये हमारे 50 या 100 या 200 जितने भी रिक्शा वाले हैं, जब तक टैक्स माफ नहीं होगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं। प्रदीप कुमार है, मैं भिवानी का रहने वाला हूँ और मेरा ई रिक्शा चलाता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि हमारी जो चालान काटा जा रहा है वो व्यर्थ ही काटा जा रहा है, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। नंबर 2, हमारे पास आरसी भी है, लाइसेंस भी है, हमारे पास इंश्योरेंस होने के बावजूद भी हमारा इनबाउंड की जाती है, तो वो हमें प्रोसेस दिखाए कि किस आधार पर जो तहत लगती है धारा वो हमारा इनबाउंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? लाइसेंस आरसी ले सकते हैं, हमारा लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी को इनबाउंड नहीं कर सकते हैं। ये है कि जो भी हमारी रिक्शा को ये आरटीओ या कोई भी कर्मचारी जो है ना ऐसे पकड़कर उसको गिरफ्तार करके और खड़ी कर देते हैं, चालान काट देते हैं। ये चालान जो है ना बंद होना चाहिए, माफ होना चाहिए इनका। ये गरीब लोग हैं, कोई अमीर नहीं है कि जिनकी कोई फैक्ट्री चल रही है और कुछ। ये ई रिक्शा चलाते, जब ई रिक्शा ही नाम है उसका रिक्शा, तो चालान और टैक्स किस चीज का? ये अपना बच्चों का पेट भरना इनसे मुश्किल हो रहा है। ये कौन सी सरकार है जो ऐसी निर्दयी सरकार जो ऐसे जो है ना इन लोगों का चालान काट रही है। भिवानी के नया बाजार के चर्च में प्रभु यीशु के जन्म पर ईसाई समाज के लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर समाज के लोगों ने चर्च में प्रार्थना की और एक दूसरे को बधाई दी। आम नागरिक चर्च में जुटे और प्रार्थना करते हुए पुरुष महिलाओं के साथ बच्चे और बुजुर्ग भी इस अवसर पर प्रार्थना में सम्मिलित हुए। चर्च के पास्टर प्रकाश मसीह ने बताया कि आज का पर्व ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसमें आज चर्च में सुबह प्रार्थना की गई और सर्व समाज के लोगों ने चर्च में पहुंचकर ईसा मसीह के बलिदान को याद किया। चर्च के फादर प्रकाश मसीही ने बताया कि क्रिसमस का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रभु यीशु के जन्म का उत्साह मसीह समाज के लोगों के साथ आम जन के अंदर भी दिख रहा है। क्रिसमस के त्योहार को लेकर एक सप्ताह पूर्व से आयोजन चल रहे हैं। चर्च को सजाने के साथ प्रभु यीशु के जन्म का इंतजार पूरा हो गया। क्रिसमस पर ईसा समाज के लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर क्रिसमस का त्योहार मनाया। चर्च के सचिव साइमन जोशुआ ने बताया कि क्रिसमस पर शहर में भारी उत्साह है। सभी धर्मों के लोग चर्च में पहुंचकर ईसा मसीह के बलिदान को याद कर रहे हैं। मेरा नाम मोहित है, मोहित डैनियल। ठीक है, ये क्रिसमस का त्यौहार जो है हम यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी में मनाते हैं कि इस दिन यीशु मसीह पैदा हुए थे और वो इस पृथ्वी पे आए थे। उनका ये त्यौहार पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। वो शांति का संदेश लेके आए थे, प्यार मोहब्बत का संदेश लेके आए थे कि आपस में सब प्यार मोहब्बत से रहे, भाईचारे से रहे। ठीक है, तो इस उपलक्ष्य में हम ये क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, जिसको बड़ा दिन भी कहते हैं। देखिए, जो बात है, पहले प्रार्थना होती है हमारी। सुबह हम यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं, जो अब इस टाइम हो चुकी है। सुबह 9 बजे का टाइम था, 9 से 12 का प्रार्थना हो चुकी है। अब लोग आएंगे, अपने प्रार्थना करेंगे, अपनी कैंडल जलाएंगे और अपने मतलब उस चीज के लिए अपने दुआ प्रार्थना मांगेंगे, तो वो चीज में वो चलता रहेगा शाम रात। बात करें तो क्रिसमस यहाँ जो हमारे पास्टर जी हैं वो जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के विषय में बताते हैं। जो आम जनता शहर के निवासी जो आते हैं वो भी सब यहाँ चर्च में शामिल होते हैं। सबसे पहले तो हम 24 तारीख को जो अपने क्रिश्चियन होते हैं, एक ग्रुप में यंग बच्चे, लड़कियां और लड़के जो भी है, वो सब एक दूसरे के घर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और गाने गाते हुए रात को संगति में एक मंडली के रूप में जाते हैं, जिससे कि लोगों को ये संदेश देते हैं कि आज हमारे जीसस क्राइस्ट का पैदाइश का दिन है। इसमें सब जितने भी टोटल यहाँ 40-45 जो फैमिली हैं, उनके घरों में रात को जाते हैं। संगीत सब जो यंग पीढ़ी होती है वो जाती है और खासतौर से यही संदेश देता है। आज दिन में यहाँ सर्विस
9 बजे प्रार्थना पर हुई, उसमें जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के बारे में बताया। जो हमारे पास्टर खास मसीह हैं और हमारे चर्च के सेक्रेटरी साइमन जोशवा हैं जो मेरे साथ में है। मैं यहाँ इसका चर्च का खजांची हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एक यही शुभ संदेश होता है आज के दिन कि हमारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ, जो एक राजकुमार है, शांति का राजकुमार कहलाया। सभा का आयोजन किया गया जिसमें कि पादरी प्रकाश जी ने हमारे यीशु क्राइस्ट प्रभु ईसा मसीह के बारे में, जन्म के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया। और उसके बाद में हमारे यहाँ पर किसी भाई द्वारा लंच का प्रोग्राम किया गया था जो सभी के लिए था। कोई भी जब कम्युनिटी का आदमी हो तब कोई भी आदमी, सभी के लिए इन्होंने लंच का इंतजाम किया था। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। अब शाम के लिए प्रोग्राम यहाँ चर्च पूरा दिन खुला रहेगा और शाम को भी लाइटिंग व्यवस्था बहुत बढ़िया की गई है। सभी का इंतजाम, सिक्योरिटी का इंतजाम, पुलिस प्रशासन का हमारे पास इंतजाम है। बहुत बढ़िया तरीके से आज शाम को भी सेलिब्रेट किया जाएगा चर्च। शाम को चाय कॉफी का इंतजाम है और रात्रि 10 बजे तक चर्च खुला रहेगा। नगर परिषद द्वारा शहर के चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। जो चौक चौराहे 30 से 40 वर्ष पुराने हो चुके थे और हादसे में क्षतिग्रस्त हुए या फिर सड़क बनने की वजह से नीचे पड़ गए थे, उनका सौंदर्यीकरण नगर परिषद करवा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि नगर परिषद भिवानी में पुराने और जर्जर हुए चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण करवा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण नगर परिषद के द्वारा करवाया जा रहा है। चौराहों के सौंदर्यीकरण की जानकारी देते हुए चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि नगर परिषद पुराने और जर्जर हुए चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण कर रही है। चौक चौराहों और वो चौराहे जो कि एक्सीडेंट के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे या पुराने हो गए थे, उन सभी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भिवानी के हांसी गेट, महम गेट सहित सभी चौक और चौराहों का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा, जिसमें पेड़ पौधे लगाकर लाइट्स लगवाई जाएंगी ताकि भिवानी के सभी चौक और चौराहों को आकर्षक बनाया जा सके। ये हमने संकल्प लिया है और संकल्प को पूरा करने के लिए हम अपना 100% यहाँ प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे शहरवासियों का भी पूरा हमें सहयोग मिल रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरा शहर, जब हमारा भिवानी एक इतना जिम्मेवार शहर है, प्रत्येक नागरिक इतना जिम्मेवार है, जब कोई बात ठान लेता है तो निश्चित रूप से पूरी करके उसको ही दम लेता है। आज हमने पीछे देखा है कि 2 साल पहले शहर के अंदर जो कचरे के बड़े ढेर होते थे, स्वच्छता के मामले में बहुत पिछड़े हुए थे। हमने नगर परिषद से, हमारे पार्षद साथियों ने, हमारे जागरूक सभी शहरवासियों ने मिल करके पूरा सहयोग दे करके पूरे शहर को स्वच्छ बनाने में पूरा अपना योगदान सहयोग किया है। तो आज हम कहीं ना कहीं 2 कदम आगे स्वच्छता की तरफ बढ़े हैं और शहर को अब स्वच्छता के बारे में अव्वल बनाने के बाद हम चाहते हैं कि शहर को सुंदर भी बनाएं और सौंदर्यीकरण के लेकर के हमारी योजना साथ साथ इसकी चल रही है, जिसके अंदर हमारे जितने चौक चौराहे हैं उनको सौंदर्यीकरण किया जाए। जैसे हमने देखा है कि जो 30-30, 40-40 साल पुराने हमारे चौक हैं जहाँ वो जर्जर हालत में भी हैं, सड़कें ऊंची उठ गई हैं, चौक चौराहे नीचे पड़ गए हैं, एक्सीडेंटों से कुछ टूट गए हैं, क्षतिग्रस्त भी हो गए, उन सबका नवनिर्माण किया जाए, सौंदर्यीकरण करने का हमारा कार्य शुरू हो चुका है। बाल वाटिका शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा दीक्षा पर्यवेक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस दौरान स्कूलों का निरीक्षण करवाया गया। रामनगर राजकीय प्राइमरी पाठशाला में बीटीएम चौक पर बिरही डाइट के प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र नेहरा ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि भिवानी के सभी स्कूल्स में बाल वाटिका शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। बच्चों ने स्कूल में योग से शुरुआत कर अनेक तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा अनेक तरह की गतिविधियां करवाई जाती हैं। बीटीएम चौक पर प्राथमिक पाठशाला में शिक्षा दीक्षा का पर्यवेक्षण करने पहुंचे डाइट बिरही कला के प्रिंसिपल ज्ञानेंद्र ने बताया कि शिक्षा विभाग के आदेशानुसार सभी खंडों के प्राथमिक स्कूलों को दी जा रही शिक्षा व सुविधाओं का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बच्चों के लिए प्रयोग किए जा रहे ब्लैक बोर्ड, कमरों की रोशनी व कक्षा के वातावरण का पर्यवेक्षण किया। वहीं इस अवसर पर बच्चों ने योगा करके अपनी प्रतिभा को दर्शाया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा देने के प्रति कटिबद्ध है। आज का जो शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम है वो सभी प्राथमिक विद्यालयों में जिला भिवानी के किया जा रहा है। हर विद्यालय में नज़दीक के क्लस्टर से सभी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। हर विद्यालय प्राइमरी स्तर का
इसमें निपुण के तहत जांच की जाएगी कि कैसा चल रहा है वर्तमान में, और उसका अवलोकन के उपरांत फिर जो सुधार की आवश्यकताएं महसूस की जाएंगी उनको लागू किया जाएगा। भविष्य में बच्चों का कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के तहत जुड़ाव बन सके। हर कक्षा की ये सफर निर्धारित किए गए हैं जो बच्चों को निपुण बनाने के लिए आवश्यक है। और अब चलते चलते सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत को इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। छोटे साहिबजादों का स्मरण आते ही सिर श्रद्धा से झुक जाता है। जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के ऐलान के बाद 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। बताते हैं कि मुगलों ने अचानक आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने उन्हें वहां से चलने के लिए कहा। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार सहित अन्य सिखों ने आनंदपुर साहिब के किले को छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े। जब सभी लोग सिरसा नदी को पार कर रहे थे तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पूरा परिवार बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद गुरु गोविंद सिंह व दो बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह व बाबा जुझारू सिंह चमकौर पहुंच गए। वहीं माता गुजरी दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और गुरु साहिब के सेवक रहे गंगू व अन्य सिखों से अलग हो गए। इसके बाद गंगू इन सभी को अपने घर ले गया, लेकिन उसने सरहिंद के नवाब वजीर खान को जानकारी दे दी, जिसके बाद वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को कैद कर लिया। जेल में माता गुजरी ने अपने दोनों पोतों को आने वाली विपदा के सामने धर्म की लड़ाई कैसे लड़नी है इसकी शिक्षा दी। सुबह नवाब ने दोनों साहिबजादों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा। जब यह दोनों साहिबजादे नहीं माने तो उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। माता गुजरी जी को सरहिंद के किले के बुर्ज से गिराकर शहीद किया गया। सिख इतिहासकारों के अनुसार तब जोरावर सिंह की उम्र 9 साल और फतेह सिंह की उम्र 7 साल की। अब बाल शहीद दिवस पर हरियाणा सरकार प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। राज्य स्तरीय समारोह कुरुक्षेत्र में है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। बड़े गांव में शहरों की तर्ज पर कॉलोनी काटकर दी जाएंगी सभी सुविधाएं, कहा पंचायत मंत्री ने। स्वदेशी मेले के आयोजन से स्वदेशी को मिलेगा बढ़ावा, कहा धीरज सोनी ने। ई रिक्शा चालकों ने विधायक के आवास पर किया धरना प्रदर्शन। मसीही समाज ने श्रद्धा और खुशी के साथ मनाया क्रिसमस का त्योहार। पुराने चौक चौराहों का नगर परिषद करेगी सौंदर्यीकरण। प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा दीक्षा पर्यवेक्षण की हुई शुरुआत। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।